नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंदिर मस्जिद दंगा पलायन की गूंज पूरे जोर शोर से सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले सहारनपुर में थे। उनके भाषण में जिन मुद्दों पर जोर आजमाइश थी, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को उस समय की सरकार के द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में सम्मानित करके बड़ी बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को और भी दुस्साहसिक तरीके से बढ़ाने का कार्य किया गया था। कौन नहीं जानता कि सहारनपुर के दंगाइयों को लखनऊ में सम्मानित किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रदेश में दंगा नहीं, कांवड़ यात्रा हो या फिर होली और दीपावली, दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी के आयोजन, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म का जोर है, मंदिर पर जबरदस्त राजनीतिक शोर है। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर का मुद्दा उछल रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भव्य मंदिर का मुद्दा उठाकर चुनाव को एक बार फिर से नए सिरे से गरमा दिया है। यूपी की चुनावी राजनीति अयोध्या काशी के गलियारों से घूमते घूमते अब मथुरा की तरफ मुड़ गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा वाला नया अध्याय खोला है। पहले ट्वीट किया और अब खुलकर कह रहे हैं कि अयोध्या काशी तो झांकी थी, अभी तो मथुरा का पूरा चैप्टर बाकी है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। केशव प्रसाद मौर्य मथुरा वाले एजेंडे पर अडिग दिख रहे हैं। वो बार बार मथुरा का जिक्र कर रहे हैं और अखिलेश यादव से सवाल भी पूछ रहे हैं कि वो अपनी बताएं, मंदिर पर अपनी मंशा जताएं। अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? केशव मौर्य बीजेपी के बड़े नेता हैं। यूपी बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत है। योगी के बाद उन्हीं का नंबर है और ओबीसी के बड़े चेहरे भी हैं। वैसे केशव मौर्य ही क्यों, मंदिर वाली रणनीति पर भरोसा तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी खुद अखिलेश यादव को मंदिर विरोधी साबित करने से कभी नहीं चूकते। जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आगे किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो थोड़ा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। बीजेपी के चुनावी प्लान में मंदिर धीरे धीरे केंद्र में आता जा रहा है। जिक्र मोदी अमित शाह के भाषणों में होता है तो योगी और केशव मौर्य जैसे नेता पूरी मुखरता दिखाते हैं। इसी कड़ी में अब मथुरा भी आ गया है। आज तक ब्यूरो।
बीजेपी ने मंदिर की राह पकड़ी तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम मदरसे की हिमायत में उतर आए हैं। ओवैसी ने संसद में उत्तर प्रदेश के मदरसों के शिक्षकों की समस्याएं उठाई, खुद को मुसलमानों के बड़े पैरोकार के तौर पर पेश करने की कोशिश की। 5 साल में कितने पैसे दिए और 1 साल में देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम के साथ 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। राजनीति चीज ही कुछ ऐसी है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। अब ओवैसी को ही देखिए, संसद में हंगामा किन मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन ओवैसी ने संसद के मंच पर भी अपने काम लायक राजनीति का मुद्दा तलाश ही लिया। ओवैसी ने यूपी में मदरसा के शिक्षकों का सवाल उठाया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर, यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और 1 साल में देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम के साथ 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं, उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। यूं तो ओवैसी का यूपी के मदरसे से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है तो बस इतना कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ रही है, यूपी की राजनीति में जड़ें जमाने में लगी है, और दूसरी ये कि वो खुद मुसलमान हैं। इसलिए ओवैसी के मुसलमानों की हिमायत में खड़े दिखना जरूरी है। मदरसों के लिए चिंतित होते दिखना जरूरी है, तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें मदरसों की मुखालिफत में बड़ा फायदा दिखता है। कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। यूपी की राजनीति में मदरसे पर तलवारें पहली बार नहीं तनी हैं, और इस बार लड़ाई तो यूं भी बेहद तल्ख है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत ने विपक्ष की एकजुटता के तमाम समीकरणों को उलट-पुलट कर रख दिया। ममता की तृणमूल कांग्रेस ने खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर दिया। ममता का इस समय एक सूत्रीय मिशन कांग्रेस मुक्त भारत देखने लगा है। कल मुंबई में शरद पवार से उनकी मुलाकात इसी मिशन का हिस्सा थी। अब इस बैठक के बारे में नई जानकारी सामने आई। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार बैठक में अभिषेक बनर्जी ने विस्तार से बताया कि कैसे कांग्रेस कमजोर कड़ी है। जिन 250 सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, वहीं पर बीजेपी फायदा ले जाती है। ममता ने बैठक में ये साफ तौर पर कहा कि राहुल के बारे में कि वो विदेश में बैठकर यहां के बारे में राजनीति करते हैं। ममता ने सुझाव दिया कि यूपीए को भंग किया जाए, एनसीपी टीएमसी मिलकर काम करें, कांग्रेस कमजोर है। वहां पर नेतृत्व के सवाल पर ममता ने पवार से कहा कि आप मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे काम करना है। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। बंगाल को लूट करके पूरा देश में टीएमसी को फैलाने की जो प्रयास हो रही है, बंगाल के लोग इसमें खुश नहीं है। यूपीए अगर कोई नाम नहीं है तो इतने राज्यों में कांग्रेस का जो अस्तित्व है। सवाल तो उन्होंने ठीक ही उठाया है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? ये मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के मौसम की तरह ही विपक्ष की राजनीति का मिजाज बदला। ममता बनर्जी शरद पवार से लंबी मुलाकात के बाद बाहर निकली तो मुंबई की बारिश की ही तरह उनकी जुबान से कांग्रेस पर अप्रत्याशित हमलों की बौछार हो रही थी। लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता बनर्जी की ये खासियत है, जो कुछ कहना है
डंके की चोट पे कहना है, बिना लाग लपेट के कहना है। यहाँ भी उन्होंने सीधे सीधे सब कुछ कहा। सीधे सीधे कहा कि गैर एनडीए दलों का नेतृत्व कांग्रेस करे वो उन्हें मंजूर नहीं। सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता पर उन्हें भरोसा नहीं। सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस को अब बड़े भाई की भूमिका से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पहली वाली हैसियत नहीं रही। गौर कीजिएगा, ममता बनर्जी पूरब से पश्चिम तक राजनीतिक परिक्रमा पूरी करने में लगी हैं। 2 दिनों से वो मुंबई में डटी हैं। उनकी शरद पवार से मुलाकात हुई, वो आदित्य ठाकरे से मिली, उनका मुंबई की सिविल सोसाइटी से मुलाकात हुई और अब वो कांग्रेस को आईना दिखा रही थी। उनके बगल में शरद पवार खड़े थे, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाले लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई और इससे उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। ममता की इस वक्त की राजनीति खुली किताब की तरह है। उनके इरादे साफ साफ नजर आ रहे हैं। कल तक जो जगह कांग्रेस की थी वहां ममता बनर्जी खुद को खड़ी देख रही हैं। पिछली बार कोलकाता से दिल्ली आई तो सोनिया गांधी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस बार दिल्ली आना हुआ तो कांग्रेस से दूरियां दिख रही थी। शीत सत्र पर कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। टीएमसी को शामिल होना गवारा नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ किसी भी किस्म की साझा रणनीति तृणमूल कांग्रेस को मंजूर नहीं। सोनिया राहुल से इस बार न ममता बनर्जी की बात हुई न मुलाकात हुई। वो खड़ी भी दिखी तो शरद पवार और आदित्य ठाकरे के साथ, जिनसे कांग्रेस की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है, क्या पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं। इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बीजेपी के विरोध भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है, वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी कांग्रेस को लगातार हिट कर रही हैं। पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस के किले में चुन चुन कर सुराख बनाने में लगी हैं। कांग्रेस से नेताओं को तोड़ रही हैं। गोवा में तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी ने तोड़े। मणिपुर में भी कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों को इस लड़ाई में नहीं छोड़ा जा रहा है, न यूपी में अखिलेश को, न दिल्ली पंजाब में केजरीवाल को। तो सही मायने में खतरे की घंटी तो कांग्रेस के लिए है। बीजेपी आगे नहीं बढ़ने दे रही, टीएमसी भी धकेले जा रही है। चौतरफा चोट हो रही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस ने अब यह तय किया है कि ममता बनर्जी पर हमले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेने के लिए आगे आने लगे हैं। कांग्रेस ने हमले की शुरुआत कर दी है। इतना जानता हूं कि आज देश में अगर सड़कों पर अगर भाजपा का कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, कहां है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? प्रियंका जी अकेली आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां सड़क पे लड़ाई लड़ रही है? उधर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे हैं, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं। उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना और उसका फायदा बीजेपी को होना।
संसद में आज भी विरोध की वही तस्वीरें दिखाई दी हैं। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसद आज फिर से बापू की प्रतिमा के सामने डटे हैं, निलंबन वापसी की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन के विरुद्ध लड़ाई लगातार जारी रखी है और अब संसद की कार्यवाही भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और न दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज चौथे दिन भी जबरदस्त तनातनी देखी गई। लास्ट ईयर योर प्रेडिसेसर, आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य माने बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। शीतकालीन सत्र की ये सबसे तकलीफदेह तस्वीरें हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नजरिए से। बापू की प्रतिमा के सामने विरोध का ये सिलसिला आज चौथे दिन भी जारी है और साथ ही जारी है संसद का गतिरोध। राज्यसभा के 12 सांसदों की ये मोर्चाबंदी शीत सत्र की तनातनी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू अड़े हैं कि निलंबन वापसी का एक ही रास्ता है, माफी। उधर निलंबित सांसद पूछ रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र है? जैसा अमित शाह जी कहते हैं, हर चीज को क्रोनोलॉजी में देखना चाहिए। क्या क्रोनोलॉजी है? किसान बिल आया, किसान बिल आने पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई? हंगामा क्यों हुआ? पहले इस बात पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा चर्चा नहीं कराना चाहती थी। भाजपा उसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं देना चाहती, सेलेक्ट कमेटी को देना नहीं चाहती थी। उस वजह से हुआ। क्या ये हमारा अधिकार नहीं था कि हम लोग मांग करें? उसके बाद भी जब मैंने खुद ने उसमें अमेंडमेंट दिया था कि सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए, हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन क्यों नहीं दिया गया? ये डिप्टी चेयरमैन साहब की गलती की वजह से सब कुछ हुआ। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अगर वो धरने दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि भी आ सकती है, आ जाए हो। लेकिन अगर जो है वो बुद्धि कहीं रख करके और उस पे प्रतिमा पे, गांधी जी की प्रतिमा पे धरना दे रहे हैं, तो फिर तो उस बुद्धि को कोई और ला नहीं सकता। अगर आप अकल, जो बिना अकल के जो है वो उसमें जो है वो बैठे हुए हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि आपको पार्लियामेंट के डिबेट में, डिस्कशन में, डिसीजन में हिस्सेदारी, भागीदारी करनी चाहिए। यही जो है डेमोक्रेटिक डेकोरम भी है और इस डेमोक्रेटिक डेकोरम और पार्लियामेंट्री डेकोरम की डिग्निटी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर आज आप अभी भी जो है वो सामंती गुरूर में चकनाचूर होकर के और संसद की गरिमा और मर्यादाओं को धूल धूसित करने के काम में लगे रहेंगे, तो मुझे लगता है वो आपके हित के, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं। आपको ये तस्वीरें याद होंगी। पिछले सत्र में राज्यसभा में कुछ यूं हंगामा बरपा था। संसदीय आचरण की तब धज्जियां उड़ी थी। एक सत्र बाद सभापति ने इस पर संज्ञान लिया, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया। अब ये शीत सत्र में संग्राम का नया एपिसेंटर बन चुका है। सुबह 11 बजते ही बापू की प्रतिमा के आगे दरी बिछ जाती है। निलंबित सांसद मोर्चे पर डट जाते हैं। हंगामे का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। 12 सांसदों के निलंबन ने पहले से धधक रही संसदीय राजनीति में घी का काम किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नई लड़ाई आगे बढ़ी है। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना जैसे मुद्दे पीछे रह गए। इस तनातनी पर तलवारें तेजी से चमकने लगी। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।